हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग तीसरे अध्याय को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। 2 अध्याय ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ उसके साथ MCQ भी लगा चुके हैं लोग, ठीक है। तो आज तीसरे अध्याय को पढ़ा जाएगा और लास्ट में MCQ को भी लगा के, ताकि ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ये NCERT की सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं लोग। तीसरे अध्याय का नाम है अपवाह। अपवाह जैसे ही शब्द आएगा, इसका मतलब होता है कि नदी तंत्र। अब नदी तंत्र क्या होता है, देखिए नदियों के जाल है ना, नदी तंत्र कहलाता है। जैसे नदियों के जाल कैसे, जैसे ये नदी आ गई, इसमें बहुत सारी ऐसी नदियाँ मिली रहती है, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ इसे ज्वाइंट रहती है। इसे क्या कहा जाता है, इस पूरे ग्रुप को नदी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। नीचे अजी अब यहाँ लिखा है कि नदी, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। मतलब का क्या है कि एक नदी जो तंत्र है, जहाँ तक उसका जल फैला हुआ है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग अपवाह द्रोणी। अब इसका मतलब समझिए, जैसे मान के चलिए कि ऐसे नदी है, ये नदी, और ये नदी बहुत लंबी है। कहा जाएगा कि मान के चलिए जैसे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल नदी या नील नदी, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये भी बात ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये नदी ऐसे हो गया, क्या हो गया, बहुत चौड़ा हो गया, तब कहा जाएगा कि इस नदी का अपवाह द्रोणी ज़्यादा है। वैसे अगर देखा जाए कि दुनिया में सबसे चौड़ी नदी और ढेर पानी लेके जाती है, वो कौन नदी है, तो अमेजन नदी है। कौन नदी हुई है, अमेजन नदी है। ये दुनिया में, लेकिन भारत में कहा जाएगा तो भारत में कहा जाएगा, और ढेर सारी पानी लेकर जाने वाली जो नदी है वो है गंगा नदी, ठीक है। कौन सी नदी, गंगा नदी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अपवाह द्रोणी कौन सी नदी का, गंगा नदी का। दुनिया में अमेजन नदी का, ठीक है। तो अपवाह द्रोणी उम्मीद कर रहा हूँ समझ चुके होंगे। यहाँ लिखा है जल विभाजक, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पानी और ये वाला पानी दोनों को ये बांट रहा है। अब जल विभाजक का मतलब क्या हुआ, सिंपल समझिए, आइए समझाते हैं। यहाँ पर आइए, ये अपना मान के चलिए प्यारा सा हो गया भारत, क्या हो गया अपना प्यारा सा, है ना। अपना प्यारा सा भारत को बना लेते हैं लोग, ठीक है। ये हो गया अपना प्यारा सा भारत, है ना। सिर्फ हम लोग को नॉर्थ भारत से भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ जी ये है मानसरोवर झील। क्या है, मानसरोवर झील। यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट से प्रवेश करती है और पाकिस्तान में पूरे घूमते हुए आके अरब सागर में विलीन हो जाती है, ठीक है। और इसके नीचे से एक नदी निकलती है, जो नदी है गंगा नदी। यहाँ पर देखेंगे तो एक पहाड़ी है, पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है, अरावली पर्वत। कौन सी पर्वत, अरावली पर्वत। ये गंगा नदी जब निकलती है तो गंगा नदी क्योंकि ढलान इधर होने के कारण इधर जाना चाहिए, जाती कि नहीं जाती, और जाके सिंधु में मिल जाती। लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पर्वत होने के कारण क्या होती है, ये नदी मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत होने के कारण ये ज़मीन ऊँचा है, ऊँचा होने के कारण ये नदी ऐसे मुड़ जाती है। मुड़ के इधर आके पश्चिम बंगाल में आती है और बंगाल की खाड़ी में जाके, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये घूम क्यों घूम गई, कारण क्या था कि यहाँ पर ऊंची ज़मीन थी, क्या थी, ऊंची ज़मीन थी, यहाँ पर ज़मीन जो ऊंची थी, इसीलिए घूम गई। इस तरह ये क्या हो गया, एक तरह से जल विभाजक का कार्य किया, इस जल को और इस जल को दोनों को बांट दिया, ठीक है। तो जल विभाजक कहलाया, ठीक है, समझे ना। अब नीचे देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। मतलब कह रहा है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे कि वो पर्वत हो या कोई ऊंची भूमि हो या पड़ोसी कोई ना, मतलब कोई भी ऐसा जगह हो जो ऊंचा है, तो दो नदियों को बांट दे रहा, अलग अलग कर दे रहा है कि तुम इधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि बीच में ये जो है ऊंची जगह है, चाहे वो पठार होगा, पर्वत होगा या कोई भी उच्च भूमि होगा, तो इधर नदी को इधर बांट देगा, इधर वाली नदी को इधर बांट देगा। अगर ये नहीं रहता तो ये भी नदी इसमें आके मिलती कि नहीं मिलती, या साथे साथे दोनों जाता। लो आगे चलिए, यहाँ लिखा है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी के, अभी जस्ट बताया, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो गंगा नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। इस साइड में जी यहाँ लिखा है कि हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 नदियाँ होती है। मतलब क्या है कि देखिए हिमालय जो पर्वत है ना, हिमालय पर्वत में क्या है कि एक्चुअली में कि इसके ऊपर ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब क्या होता है, पूरी तरह से बर्फ़ जमा हुआ है, इसके ऊपर में क्या हुआ है, बर्फ़ जमा हुआ है, और ये बर्फ़ पिघल के नदी के रूप में बाहर नीचे निकलती रहती है। तो ये सालों भर ऐसी प्रक्रिया चलते रहता है, इसीलिए ये नदी को 12 नदी कहा जाता है, यानी 12 माह ये जो है इसमें पानी रहेगा, ठीक है। वही जबकि अगर प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत मतलब होता है कि दक्षिण भारत में, ठीक है, इस साइड में देखा जाएगा तो इस साइड की जो नदियाँ है, ये नदियाँ जो है ना पठारी नदियाँ है, और ये पठारी नदियाँ अमूमन यहाँ पर पानी कम रहता है। अगर उत्तर भारत के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की जो नदियाँ है ना, इस नदियों को बरसाती नदियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि बरसात के दिन में खूब पानी आ जाता है और बाकी दिनों में थोड़ी पानी कम रहती है।
आगे जी यहाँ लिखा है कि नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। अब ये गार्ज क्या होता है, यहाँ देखिए गार्ज की फोटो आपको दिख रहा होगा, समझ आ जाएगा। देखिए नदी क्या हुआ ना, ये से काटते काटते एकदम खड़े ऐसे तो पूरा तरह से ना पूरा तरह से गहरा कर दिया, सीधा ऐसे गहरा कर दिया तो उसको बोलेंगे गार्ज बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया, गार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरी नदी ऐसे जो है काट के इसे सीधा कर देती है। किसको काट के, पहाड़ों को काट काट के, पर्वतों को काट काट के उसको ना अब इसको अपना मार्ग, अपनी रास्ता निकाल लेती है। देखेंगे यहाँ लिखा है कि ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीरों अपर्दन क्रिया, अपर्दन मतलब होता है कि उसको काटना, बर्बाद करना, तोड़ना, ठीक है। तो नदी क्या करती है ना, नदियाँ जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ ऐसी नदियां हैं जो पर्वतों को क्या की कि पर्वतों को चीर के ऐसे अपना रास्ता बना के निकल के आएंगे, ठीक है। अब ये चीर के रास्ता बना के निकल के आएंगी तो यहाँ पर जाहिर सी बात है गार्ज बन जाएगा। क्या हो जाएगा, गार्ज का निर्माण होता है। सिंधु नदी भी गार्ज से होकर ही प्रवेश करती है भारत में, और ये सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जाती है भारत से होते हुए, ठीक है, ये गार्ज को ही तोड़ते हुए, मतलब कि पहाड़ को तोड़ते हुए आती है, जो कि गार्ज की निर्माण करती है, ठीक है ना। आगे जी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी, एक एक करके सबको समझेंगे लोग। यहाँ पर जी यहाँ लिखा हुआ है नदी के बारे में कि नदियाँ जो है ना कैसे निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है, एक एक करके इसको समझते लो कि नदी एक्चुअली में निकल कहाँ से रही है और कहाँ तक जा रही है। देखिए यहाँ लिखा है कि नदी का स्रोत, यानी कि ये जो जगह हो गया ना, ये पहाड़ हो गया। क्या हो गया, ये पहाड़ वाला एरिया हो गया। ऐसे जो फोटो ऐसे बना हुआ है, मान के चलिए आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो ये मान के चलिए ये हो गया ऐसे, ठीक है ना। ये पर्वत ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये पर्वत जो ऐसे हो गया, ये पर्वत ऐसे हो गया। अब ये सबसे ऊपर वाला भाग हो गया, कौन सा हो गया, ये सबसे ऊपर वाला भाग हो गया। सबसे ऊपर वाला भाग से ये नदी ऐसे से निकल रही है, यहाँ से उतरते आ रही है। तो यहाँ से देखेंगे ये उतरते आ रही है जब नदी, तो ऐसे ऐसे विसर्प रूप से उतरते रहे। विसर्प मतलब होता है कि सांप कैसे डिजाइन से ऐसे सांप की तरह घूमते हुए आ रही है, जिसको यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है विसर्प। क्यों, ऐसे कि सांप की तरह से डोलते आ रही है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मध्य भाग यानी बीच वाले भाग, और ये छोटी सी आए हुआ है ना, इसको सहायक नदी भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। अब नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है गोखुर झील। अब ये क्या है, देखिए नदियाँ जो है ना, नदी क्या हुई कि ऐसे आते आते क्या हुई कि बीच में किसी कारणवश से ये नदी जो है ऐसे कट गई, है ना। क्या हो गया कि नदी जो है ऐसे रास्ता कट गया, और यहाँ पे क्या हुआ कि नदी यहाँ पर पानी ऐसे ही जमा रह गया, और नदी जाके फिर वापस ऐसे जुड़ गई जाके। यानी कि ये नदियाँ जो है ना, पहले ये ऐसे बहती थी, लेकिन क्या हुआ कि बीच में क्या हुआ, नदी अपना मार्ग बदल के और यहाँ से जाने लगी, ठीक है, यहाँ जाने लगी। इस तरह क्या हुआ कि यहाँ पर एक झील टाइप का यानी पानी जमा हो गया, उसी जमे हुए पानी को झील कहा जाएगा, और इसको नाम रख दिया गया गोखुर झील। गोखुर झील क्यों, कि गाय के खुर की तरह इसका आकार हो गया। गाय के खुर मतलब गाय के पैर के नीचे ऐसे खुर जो होता है, गाय हो घोड़ा वगैरह देखते हैं ना, तो उसके खुर की तरह ऐसे डिजाइन बन गया, ठीक है। खुर मतलब पैर के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, तो गाय की खुर की डिजाइन का ये बन गया झील, इसीलिए इसको बोलेंगे गोखुर झील। किससे बनता है, नदियों द्वारा बनता है। अब आ जाएंगे निचले भाग में नदिया का, ठीक है। सबसे लास्ट भाग में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल समझिए, नदी जब ऊपर से आ रही है तो नदी ऐसे आके क्या होगी कि बहुत सारे भागों में क्या होगी, नदियाँ बट गई। क्या होगी, बहुत सारे भागों में नदियाँ बट गई, ठीक है। नदियाँ बहुत सारे भागों में बट गई। अभी बहुत सारे भागों में बट गई, क्यों बट गई, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के भाग को लेके आई थी। क्या करी थी, मिट्टी के भाग को, अपने बहुत सारे मिट्टी के भाग को लेके आई थी। अब लेके आने के कारण क्या हुआ कि अब यहाँ पर आते थे मिट्टी के ढलान हो गया कम, नदी का ढलान हो गया कम। कैसे, सिंपल समझिए, या ऐसे समझ आएगा। ये नदी जो है ना, नदी ऐसे आ रही थी, बहुत तीव्र ढाल से आ रही थी, पहाड़ों से उतरते उतरते तो ढाल कम होते होते क्या हुआ कि ढाल कम होते होते एकदम सीधा हो गया, नदी हो गया सीधा। अब ढलान ज़्यादा था ना, तो यहाँ से मिट्टी को काटते लेके आ रही थी, बहुत सारे मिट्टी को ऐसे काटते लेके आ रही थी, और काटते काटते मिट्टी को लेके आ रही थी, लेके आते अपने साथ एकदम, क्योंकि ढाल था तो मिट्टी रुकता नहीं था, मिट्टी इसके साथ साथ ऐसे आ रहा था मिट्टी। आगे जब आई, जब ये नदी बराबर पे आ गई, यानी कि जब इसकी ढलान कम हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, मिट्टी जमा होने लगा। क्या हो गया, मिट्टी जमा होने लगा, क्योंकि अब आगे जाने का रास्ता ही नहीं है उसको, क्योंकि मिट्टी को और आगे ढूल नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि ढलान कम हो गया, तो यहाँ पर मिट्टी जमा होगी। अब मिट्टी जमा होने से क्या होगी कि नदियाँ जो है इसके बगल बगल से निकलने लगी, कि बगल बगल से रास्ता खोज के निकलने लगी, और बीच बीच में बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई। इसी मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेल्टा, है ना। और ये मिट्टी कैसी होगी, तो दलदली होगी। सिंपली बात है कि नहीं, है दलदली मिट्टी होगी ना, तो दलदली मिट्टी है, और इसी को कहा जाता है, दलदली मिट्टी को डेल्टा कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है। अब इसको क्या बोलेंगे भैया, डेल्टा बोलेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो वही बात वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो है ना, ये जो है आपका क्या भैया, तो ये जो है डेल्टा का निर्माण कर रहा है। और इस तरह की डेल्टा जो है ना, मोस्टली नदियाँ जो है ना, जो मैदानी भाग में बहती हैं और जाके समुद्र मिलती है, वहाँ जाने से पहले क्या ना, समुद्र में जाके मिलने से पहले उसकी ढाल बहुत कम हो गई रहती है, वहाँ पर मिट्टी जमा हो जाती है, जो डेल्टा की निर्माण कर लेती है। क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है।
समझ रहे ना। तो डेल्टा का निर्माण करती है। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा अगर कहा जाएगा तो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। होगा इसी में आगे बताऊंगा आगे आप लोग को, है ना। यहाँ जी अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी नदी होती है। अब ये प्रायद्वीपीय नदी किसे बोल रहा है? प्रायद्वीपीय नदी मतलब कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो सब क्या है? मौसमी नदियाँ है। मौसमी क्यों कह रहा है? मतलब कह रहा है ना कि बरसात में वर्षा पर ये निर्भर रहती है। बारिश के दिनों में मतलब पानी ज़्यादा आ जाता है, बाकी बारिश के दिनों में पानी कम होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है? प्रायद्वीपीय नदियाँ, है ना, इसकी लंबाई कम होती है और छिछली होती है। छिछली मतलब तनी तनी पानी, थोड़ा थोड़ा पानी होता है कि नहीं है। आगे जी अब कह रहा है कि फिर भी इसमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है ना, और पश्चिमी की तरफ बहती है। मतलब कि केंद्रीय उच्च भूमि तो पिछले ही क्लास में हम लोग बताया था कि कौन सी हो जाएगा। नर्मदा के ऊपर जो होता है वो बीच ऊपर वाली जो पठारी भाग है उसको उच्च भूमि कहा गया है। बोला गया कि नहीं बोला गया है? जो कि मालवा पठार का हिस्सा है। कल बहुत डिटेल में कल नहीं परसों, कल तो है ना ये पर्व की वजह से थोड़ी सी कल तो क्लास आया नहीं आप लोग का, है कि नहीं है ना। कल आप लोग का लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, है ना। तो मैं बोला था कि नेक्स्ट डे बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो आज भी एक्चुअली में आज और कल भी 3 दिन तक कंटिन्यू पर्व है, फिर भी आज जो है आप लोग के लिए समय निकाल कर मैं सोचा कि एक वीडियो डाल दिया जाए, ताकि लेट हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे आ चुका है ना। तो कंटिन्यू आते रहेगा वीडियो, तो 1-2 वीडियो डालते रहूँगा। कल जो है मैं फ्री हो जाऊँगा पूरी तरह से, तो कल फ्री हो जाऊँगा तो आप लोग का साइंस और मैथ भी शुरू कर दूँगा, ठीक है। तब तक ये कंप्लीट हो ही रहा है ना। 9th क्लास तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आगे चलिए, अब यहाँ लिखा है कि उच्च भूमि जो है वो उच्च भूमि तो जानते हैं, बता चुका हूँ आप सभी को। अब आइए हिमालय नदी की तरफ में देखते हैं। हिमालय नदी के बारे में एक एक करके देखेंगे लोग। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। मतलब पूरे नदी के जाल को ही तो ऊपर समझा दिया आप लोगों को। सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। सिंधु नदी तंत्र ही क्यों दिया है? क्योंकि सिंधु अकेले नहीं है, इसके साथ बहुत सारी नदियाँ हैं, इसीलिए इसको सिंधु नदी तंत्र कहा जा रहा है, ठीक है। अब सिंधु नदी जो है ये कहाँ से निकलता है? देखिए निकल रहा है कहाँ से? ये निकलता है मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत में है ना। पश्चिम की ओर बहते हुए यह नदियाँ भारत में लद्दाख में प्रवेश करती हैं, और यह इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंज इस नदी से मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, ठीक है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है ना। इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए कराची से पूर्व, ध्यान रखिएगा जो मैं इसको ना हाईलाइट किया हूँ बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, है ना। बीपीएससी आयोग में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ये टीआरई तो अभी 2 ही बार हो रहा है ना, इससे पहले बीपीएससी जितना भी होता था इन सभी में क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ इस टॉपिक से, इसीलिए इस सबको हेडलाइट और इसको हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आप सभी को ध्यान रहे चीज़ों को, ठीक है। तो कराची से क्या पूर्व, कराची से पूर्व यानी कि कराची ये हो गया मान के चलिए इससे पूर्व, इस साइड से, ठीक है। मान के लिए कराची शहर हो गया तो इसके पूर्व से, ये नहीं कि ऐसे पश्चिम से, ठीक है। कराची के पूर्व की ओर से अरब सागर में मिल जाती है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी कराची के किस दिशा से होते हुए अरब सागर में जाके मिलती है? तो कराची के पूर्व से होते हुए जाके मिलती है, ठीक है। अब एक एक करके ये समझते हैं। दूसरा इसमें क्या दिया है और आगे जब समझते हैं इसकी, आगे लिखा हुआ है क्या कि 2900 किलोमीटर की ये टोटल दूरी तय करती है। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है जिसकी लंबाई कितनी 2900 किलोमीटर। अब इसको ये पूरा पढ़ लिए, अब इसके मोटा मोटी सारांश मैं बता देता हूँ क्या चीज़ें कह रहा है, पर फिर से इसको प्यारा मैप पे क्या होता है कि चीज़ें जो है अधूरा रहता है ना, पूरी समझ आती है वो बेहतर तरीक़ा से आपको क्लियर रूप से समझ नहीं आता है। इसीलिए जब भी ज्योग्राफी पढ़े क्या करें कि उसको मैप से पढ़ने की कोशिश करें, वरना चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। अमूमन मान के चलिए अपना ऊपर वाला भारत हो गया, नॉर्थ साइड में का भारत हो गया, यहाँ से जो नदी निकली ये जगह है जो है मानसरोवर झील, जो कि कहाँ भैया, ये तिब्बत में। ये पूरा एरिया जो था ना ये तिब्बत था, ऊपर में चाइना था, चाइना का क्या पूरे कब्जा करके पूरे को ही चाइना बना दिया, ठीक है। तो तिब्बत के जो जगह है वहाँ पर एक पर्वत है कैलाश पर्वत, बहुत सारे लोग जानते हैं। कैलाश पर्वत के बगल में एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील, है ना। इस झील से एक नदी निकलती है, झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये आई कहाँ पे, ये सिंधु नदी यहाँ से ये मानसरोवर झील सिंधु नदी पाकिस्तान के लद्दाख
लद्दाख में पहाड़ के साथ में मिलती है, पहाड़ के साथ जाल जो बनाते हैं, जाल जो बनाते हुए लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में होते हुए कहीं पीछे आने के बाद और कराची में जाए, कराची को पूरब से अरब सागर और साथ ही साथ और भी बहुत सी नदियाँ जिस तरीके से ब्यास, रावी, लास्ट सारी नदियाँ जो है यहाँ पर आके मिलती है। कहाँ पर है ना, कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है, जगह का नाम है मिठान कोट। क्या नाम है भैया? तो मिठान कोट में ये सारी, देखिए यहाँ पर लिखा है मिठान कोट, है ना। मिठान कोट में ये सारी नदियाँ आके मिलती है। सिंधु की सहायक नदियाँ, ठीक है। और सिंधु की और भी सहायक नदियाँ हैं, ये नहीं है कि सिर्फ झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब यही नहीं है, इसके अलावा है जासर, रुद्रा, क्योंकि सिंधु की सहायक नदियाँ और सिंधु के साथ मिलकर ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप सभी को। आगे चलिए, इसकी टोटल लंबाई जो है ना, मानसरोवर झील से लेते हुए और पूरे नीचे अरब सागर तक आते हुए टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। आगे चलिए, यहाँ लिखा है कि सिंधु जल समझौता। अब ये क्या भैया हुआ क्या था एक्चुअली में? देश की बंटवारा के बाद में नदियों के पानी पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे आरोप लगने लगे। जैसे पाकिस्तान बोलता था कि भारत जो है नदियों को पानी को रोक रहा है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समझौता बैठाया गया, बैठा समझौता तय किया गया कि ठीक है ना, लगभग 6 नदियाँ हैं, 6 नदियों से 3 नदियों का पानी जो है 80% पाकिस्तान रखेगा, 20% ही भारत उसको रोकेगा। बाकी 3 नदियाँ का 80% भारत रोक लेगा और 20% ही छोड़ेगा। उसी समझौता को सिंधु समझौता, सिंधु जल समझौता कहा गया, जो कि 1960 में हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ, जिसमें तय किया गया 20% जल का ही उपयोग कर सकता है, कौन? भारत कर सकता है। इससे उपयोग से क्या होता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में क्या होता है, सिंचाई के लिए एक मतलब सिंचाई में काम आ जाता है, जो 20% हम लोग जल रोकते लोग। अब ये गंगा नदी तंत्र देखेंगे लोग। सिंधु नदी तंत्र तो कंप्लीट हो गया, गंगा नदी तंत्र की तरफ आते हैं लोग। गंगा नदी तंत्र देखेंगे तो ये निकलता है भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलता है। हिमानी मतलब जो पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ होता है ना, जैसे मान के चल पर्वत हो गया, इसके ऊपर जो बर्फ़ है इसको बोलेंगे हिमानी, ठीक है। तो भागीरथी गंगोत्री से, हिमानी से निकलता है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। अलकनंदा के उत्तराखंड के कहाँ से मिलती है? देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास में गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पर्वतीय भाग छोड़कर कहाँ मिलती है? मैदानी भाग में, ये हरिद्वार के पास में मिल जाती है। अब आगे ये इसमें कहने की कोशिश क्या कर रहा है, बता क्या रहा है कि जो गंगा नदी जो है ना, ये अपना गंगा नदी ये प्यारा सा मान के चलिए अपना भारत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? अपना प्यारा सा भारत हो गया। और ये भारत अगर नीचे आएंगे लो, नीचे पर आएंगे लो, ठीक है, तो यहाँ पर है, ये है उत्तराखंड मान के चलिए, ये उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के ऊपर वाली जो जगह है ना, उत्तराखंड के ऊपर वाला जो जगह है ना, क्या था ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला जो जगह था, है ना, ये ऊपर वाला जो जगह यहाँ से निकलती है गंगोत्री। ये जो जगह है ये नाम है गंगोत्री, गंगोत्री हिमानी। यहीं से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी तथा अलकनंदा उत्तराखंड के एक जगह पर देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में दोनों आके मिलता है लो, यानी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों एक साथ आके मिलता है लो देवप्रयाग में। देवप्रयाग मिलने के बाद ये फिर आगे बढ़ता लो, हरिद्वार के पास आता लो, हरिद्वार के पास में, है ना, हरिद्वार के पास में आता लो। तो हरिद्वार के पास में आके ये मैदानी भाग में, यहाँ से, है ना, मैदानी भाग से जलना शुरू करता है। जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलता है लो, यहाँ पर इसका नाम बदल के गंगा कर दिया जाता है। क्या कर देता है? गंगा कर दिया जाता है। और ये गंगा नदी हरिद्वार के पास में पर्वतों को छोड़कर मैदानी भाग में अब जाना शुरू कर देती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी बहुत सारी है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। इस सभी नदियों के बारे में एक एक करके समझेंगे लो, जो कि बहुत सारी इसमें बिहार की भी नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ जी यहाँ पूरा मैप ही दिया है कि कौन सी नदी कौन सी है। डिटेल में इस मैप को क्या कीजिएगा, एक बार रुकिएगा और रुक के पूरी मैप को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। टोटल नदी आपको समझ आ जाएगी कौन सी नदी कहाँ पे है। आगे जी, यहाँ लिखा है कि देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम। ये बता रहा है कि देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी जो है, ये दोनों आके मिल रहा है। देख रहे हैं, ये दोनों नदी आके मिल रहा है। कितना खूबसूरत वहाँ पर जगह होगा, ठीक है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में आके मिल रहा है, ठीक है। आगे जी,
यहाँ लिख रहा है कि नमामि गंगे परियोजना जो है ये चलाया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा गंगा के शुद्धिकरण या स्वच्छ करने का प्रोग्राम चलाया गया, तो नमामि गंगे परियोजना है। इसके तहत बहुत सारी परियोजना भी चली थी। नीचे आ जाइए, प्रायद्वीपीय भारत की उच्च भूमि से आने वाली, देखिए उच्च भूमि जब दे रहा है आप लोग को, आप समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, पहले नहीं समझ आ रहा होगा ना, जो नहीं जानते होंगे पहले से, है ना, तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि उच्च भूमि मतलब क्या होता है ना, जो कल बताया था आप लोग को, अगर कल क्लास अगर आप नहीं किए होंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, या हो सकता है कि आप पहले से जानते हों तो चीज़ें समझ पा रहे होंगे ना। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो प्रीवियस क्लासों को देख लीजिए एक बार, क्योंकि हर चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। चीज़ों को मैं पिछले क्लास में बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। उसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की समस्या हो रही तो। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि चंबल, बेतवा, सोन, ये नदी जो है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ये भी नदी आके मिलती है गंगा में, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से आने वाली वो नदियाँ जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। आगे चलिए, पश्चिम बंगाल के फराक्का तक ये बहती है तथा गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा डेल्टा का क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली, जो कि जो इसकी एक वितरिका है। अभी वितरिका मतलब क्या होता है, वितरिका एक वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए। नदी ऐसे आ रही है, नदी आने के बाद क्या होगी कि नदी ऐसे जा रही है, इसी नदी में से कि एक टूट के, इसी नदी में से क्या होगी कि अलग हो गई, कि टूट के ऐसे एक नदी निकल गई, ठीक है। इसी वही सेम नदी है, इससे टूट के थोड़ी सी अलग हो गई, क्या टूटी भी नहीं, मतलब इससे थोड़ी सी अलग हट के है ना, एक और ब्रांच इसका निकल गया, एक और शाखा निकल गया, और ये नदी आगे और ये नदी भी ऐसे जा रही है अपना, और ये नदी भी आगे आके फिर बाद में जाके इसी में मिल गई, ठीक है। इसी में मिल गई, मिली भी नहीं भी मिलेगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस इससे अलग हो गया, ठीक है, इससे अलग हो गया। अब ये जो अलग हुआ है, इस नदी को क्या कहा जाएगा, तो इस नदी का वितरिका कहा जाएगा, ठीक है। मतलब इससे जो है बिछड़ गया, वितरिका कहा जाएगा, ठीक है। इससे अलग होकर एक अपना ही नदी बना लिया, तो इसको वितरिका कहा जाएगा। ऐसे ही एक वितरिका है गंगा नदी की वितरिका, जिसे हुगली नदी कहा जाता है। जैसे गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद वहाँ पर जाने के बाद आगे बढ़ने के बाद ये नदी दो भाग में बढ़ जाती है। एक जो सीधे सीधे चला जाता है, ठीक है, एक जो बाग जो मतलब भटक जाता है, अलग हट जाता है, ये जो है इसको कहा जाता है हुगली नदी, जो कि गंगा नदी का ही भाग है। जो कि हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कोलकाता शहर जो है किस नदी किनारे है, तो हुगली नदी किनारे है। आ गया जी, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। अभी ये टोटल बताऊंगा डिटेल में क्या होता है कि ये गंगा नदी नीचे से आती है और ऊपर से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है। दोनों नदियाँ जो है ना, ये दोनों नदी जैसे ही बांग्लादेश में जाता है, तो बांग्लादेश में जाने के बाद एक साथ मिल जाता है, और एक साथ मिल के क्या होता है कि एक साथ मिल के और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। तो जहाँ एक साथ ये मिलता है, जहाँ पर एक साथ मिलता है उस जगह को कहा जाता है मेघना, ठीक है। और ये गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा, और वही ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना, और दोनों मिल गया तो मेघना, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में जाएगी तो बांग्लादेश में इसका नाम रख दिया जाएगा गंगा नदी का पद्मा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही पहुंचेगी बांग्लादेश में इसका नाम रख दिया जाएगा जमुना नदी, ठीक है। और ये दोनों ही यानी कि पद्मा और जमुना दोनों ही साथ में जब मिलता है तो नाम पड़ जाता है मेघना नदी, ठीक है। यहाँ ये सुंदरबन डेल्टा वन पाए जाते हैं, बताइए दिया आप लोगों को सुंदरबन डेल्टा, जैसे ही गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आके जहाँ मिलेंगे वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण होता है। क्यों होता है डेल्टा का निर्माण, ये भी बताया आप सभी को। आगे चलिए, यहाँ लिखा सुंदरबन डेल्टा हो गया। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाली डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। वही जो सिंधु की लंबाई जो थी 2900 किलोमीटर थी। अब यहाँ पर एक अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्र के बीच में जल विभाजक स्थित है। अम्बाला नगर जो है सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक का मैदान की लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट है मुश्किल से 300 मीटर है। तो इसकी ढाल जो है कितनी है, 300 मीटर मात्र गिरावट है। दूसरी शब्दों में कहा जाए तो 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट जो है 1 मीटर होती है। यानी कि नदी जो है ना, नदियाँ जो है ऐसे जो आ रही नदी, तो ये एक सेकंड आ गया जी। अब ठीक है, आगे चलते हैं ना। तो ये कह रहा था क्या कि नदी जो है ना 6 किलोमीटर पर जैसे पहुंचती है
मतलब हर एक 6 किलोमीटर के बाद क्या होती है, इसकी जो ढाल जो है ना कम होती है। जैसे बोला कि आगे आते आते एकदम सीधा हो जाएगा, तो ये कितना कम हो रहा है, 6 किलोमीटर में लगभग 1 मीटर जो है ना इसकी जो ढलान जो है ना कम होते जा रही है। यानी कि यहाँ मान के चलो कि 2 मीटर होगा, 6 किलोमीटर के बाद 1 मीटर हो गया, अब और 6 किलोमीटर पहुँचा तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो हर एक 6 किलोमीटर के बाद में इसकी ढलान जो है 1-1 मीटर घटते जाती है। ठीक है, अब आइए ब्रह्मपुत्र नदी को समझते लो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जानते लो। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है ये देखेंगे तो कहाँ से निकलता है, नामचा बरवा शिखर जो है 7,757 मीटर की ऊंचाई से ये निकलता है और अंग्रेजी की यू आकार का अक्षर बनाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है। गार्ज के माध्यम से, गार्ज जब भी वर्ड आएगा समझिए पहाड़ को तूर के घुस रहा है। दिहांग के नाम से वहाँ जाना जाता है। उसके बाद दिबांग, लोहित, कोनुला इसकी सहायक नदियाँ से मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। असम में क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कब पड़ता है ब्रह्मपुत्र, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो होता है ना असम में आने के बाद इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो यहाँ ध्यान समझिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, अगेन बता देता आप लोग को। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना यहाँ पर देखिए कि ये था मानसरोवर झील जहाँ से एक सिंधु नदी निकल रही थी। यहीं से सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी पहुँचती है कहाँ पर पहुँचती है, इस साइड। ये सिंधु नदी से एक नदी इधर निकलती है, मतलब कि मानसरोवर झील से एक नदी इस साइड निकलती है पूर्व की तरफ में। और ये नदी जो है ना जब तक इन तिब्बत वाले क्षेत्रों में घूम रही है, जब तक क्या कर रही है ना, तो तिब्बत वाले क्षेत्रों में घूम रही है, तब तक इसका नाम है सांगपो नदी। अब सांगपो नदी जैसे यू आकार, ऐसे यू मतलब ऐसे यू की तरह, ऐसे यू आकार से इसे मुड़ी और मुड़ के कहाँ घुस गई, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ घुसी भैया, तो यू आकार से मुड़ती हुई अरुणाचल प्रदेश में इंटर की, और इंटर की तो यहाँ पर था पहाड़, है ना, पहाड़ था। इस पर्वत को तोड़ के घुसी, यानी कि गार्ज का निर्माण करते हुए घुसी। तो इस जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की तो इसका नाम पड़ गया दिबांग नदी। कौन सी नदी, दिहांग नदी, दिहांग, ठीक है, दिहांग नदी। ठीक है, तो ये नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की इसका नाम पड़ गया दिहांग नदी। और इस दिहांग नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलेगी, लोहित नदी मिलेगी, ठीक है ना, उसके बाद से दिबांग नदी मिलेगी, बहुत सारी इसकी नदियाँ इसके साथ में, इसके सहायक नदियाँ इसके मिलेगी। और ये सहायक नदी जैसे ही असम में आती है, मतलब सब सहायक नदियाँ मिल के इसके साथ जैसे ही असम में आती है तो असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये असम में लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना, इतना दूरी तय करता है कहाँ पर, असम वगैरह क्षेत्र में, मतलब कि भारत में ये दूरी तय करता है सिंपली कहा जाए तो, ठीक है। अब ये जो इस एरिया में बहुत सारी डेल्टा का निर्माण करता है, जैसे कि यहाँ पर एक डेल्टा है ना, नदी द्वारा बनाई गई डेल्टा जो है ना, वो नदी द्वारा डेल्टा नहीं, डेल्टा तो आगे बनेगा, द्वीप बनाता है। द्वीप कैसे बनाता है, नदियों के बीच में एक ऐसा जगह जिसके चारों तरफ से पानी, उसे कहा जाता है नदी द्वीप। क्या कहा जाता है भैया, नदी द्वीप कहा जाता है। अब ये जो जगह है ना, यहाँ पर बहुत सारी द्वीप बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आता है कौन, ये ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप बनाना शुरू कर देता है। उसी में एक ऐसा द्वीप है जिस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब नदी द्वारा बनाया गया ऐसा द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में ब्रह्मपुत्र कहने लगी, अब चली गई ये कहाँ पर, बांग्लादेश में घुसी। बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम पड़ गया जमुना, जमुना। और यहीं से गंगा नदी जो आके मिली थी, दोनों एक साथ मिलकर क्या कहलाया लो, पद्मा कहलाया लो, ठीक है, सॉरी मेघना कहलाया लो, पद्मा तो सिर्फ गंगा को कहा जाता है। यहाँ आ जाइए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जो कि अभी जस्ट आप लोग बताए। जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये उच्च मतलब वर्षा वाले क्षेत्र से जब से होकर गुजरती है तब यहाँ पर जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। आगे जी, ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है ना। ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है, इस नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी मार्ग परिवर्तन करते रहती है। मार्ग परिवर्तन होने से क्या नुकसान होगा, मार्ग परिवर्तन से क्या होता है ना, बाढ़ बहुत बार आता है। अब ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ देखेंगे तो ये भारत में मुख्य जल विभाजक निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होती है। यानी पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट क्या है, एक पर्वत है पश्चिमी घाट, यहाँ जी ये देखिए ये हो गया मतलब का दक्षिण भारत, इस साइड में है पश्चिमी घाट, इस साइड में है पूर्वी घाट, ठीक है। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट ना, पश्चिमी घाटों से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
बंगाल की खाड़ी में जाकर सब गिरती है। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ हैं, किधर गया, नर्मदा और ताप्ती, मात्र नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ हैं जो कि उल्टे साइड में बहती है। उल्टे साइड मतलब क्या कि सारी नदियाँ ऐसे बंगाल की खाड़ी में जा रही है, नर्मदा और ताप्ती जो है ना ये अरब सागर में से जाकर गिरती है ना, जो कि भ्रंश घाटी से गुजरती है। कौन सी भ्रंश घाटी, तो वो गुजरती है आपका जो है नर्मदा गुजरेगी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से। जैसे यहाँ नर्मदा आ गया, इसको समझते हैं लोग। नर्मदा जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है ना, अमरकंटक की पहाड़ी देखेंगे लोग तो यहाँ पर आज ये अमरकंटक की पहाड़ी बता रहा हूँ। ये हो गया मान के चलिए अपना प्यारा सा भारत, और इस भारत के बीचों बीच में यहाँ पर एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है कौन सी पर्वत, विंध्याचल पर्वत। कौन सी पर्वत भैया, विंध्याचल पर्वत है ना। विंध्याचल पर्वत देखेंगे, विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत के बगल में क्या है कि एक विंध्याचल पर्वत के नीचे है कौन सी पर्वत, ये पर्वत है कौन सी, सतपुड़ा पर्वत। और इस साइड में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है कौन सी पर्वत, ये अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, अमरकंटक की। यहीं से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और ये ऐसे होते हुए इस दोनों पहाड़ों के बीच में से आती है, इसीलिए कहा जाता है कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई ये पश्चिम की तरफ, क्योंकि ये वेस्ट है, पश्चिम की तरफ बहते हुए आती है और अरब सागर में आके क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गार से बहते हुए यह तीव्र ढाल से गिरती है। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। मतलब जब गिरती है तो क्या होता है कि बहुत तेज़ गिरती है, बहुत तेज़ धारा से गिरती है, जिसके कारण क्या होता है कि क्या होता है भैया, बहुत तेज़ धार से गिरती है, जिसके कारण यहाँ पर झरना का निर्माण होता है। क्या होता है भैया, झरना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों से विस्तृत है। नर्मदा नदी क्या होती है, मध्य प्रदेश में और गुजरात के कुछ भागों में फैला हुआ है। आगे जी, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश से सरकार द्वारा नमामि देवे नर्मदे नाम से एक योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब ये ताप्ती नदी की समझेंगे लो, ताप्ती नदी के देखेंगे लो। तापी नदी जो है ना, इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ियों से होती है। यानी बैतूल जिला जो है उसकी सतपुड़ा पहाड़ी आप लोग बनाया था अभी जस्ट, विंध्याचल था ऊपर में, नीचे में क्या था, सतपुड़ा था। ठीक है, तो वहाँ से निकलती है तापी नदी, और ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली, मतलब पश्चिम की ओर ये भी बहती है नदी। ठीक है, और भी कह रहे हैं पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ जो है साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार, ये सब नदियाँ क्या है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। कह रहे हैं कि इन राज्यों का नाम बताइए जो जहाँ से ये नदियाँ बहती है। तो साबरमती जो नदी है और माही नदी है तो गुजरात और महाराष्ट्र के पास से गुजरती है ना। साबरमती तो गुजरात से गुजरती है। उसी साबरमती नदी के पास में अहमदाबाद में गांधी जी जो थे अपना आश्रम बनाए थे। माही नदी जो है काहला फेमस है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उसके बाद भारतपुज और पेरियार नदी जो है, ये नदी जो है केरला में बहती है और नीचे साउथ साइड में, लेकिन ये सब नदी पश्चिम की तरफ जाती है ना, इसीलिए फेमस है। ठीक है, नर्मदा हो, तापी हो, उसके बाद से साबरमती हो, माही हो, पेरियार हो, ये सब पश्चिम की तरफ जाती है। अब आइए गोदावरी नदी समझेंगे लोग। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। पहली बात तो प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ढलान वाले क्षेत्र से लगभग 1500 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है। प्रायद्वीपीय नदी में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। मतलब अगर प्रायद्वीप नदी में देखा जाए कि इसका अपवाह तंत्र ज़्यादा है, अपवाह तंत्र तब तो समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो अपवाह तंत्र किसका ज़्यादा है, तो भैया ये है ये कौन सी नदी, गोदावरी नदी का। ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी अनेक सहायक नदियाँ इसकी है, पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। पेनगंगा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि पेनगंगा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, नीचे आते लो। अब इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अब ये महानदी के बारे में देखें लो। महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है ना, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई जो है 860 किलोमीटर। महानदी जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में स्थित है। कृष्णा नदी है ये। कृष्णा नदी देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तुंगभद्रा, कोयन और घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब ये कावेरी नदी। कावेरी नदी देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कौन सी निकलती है भैया, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है कावेरी। लंबाई है 860 किलोमीटर।
अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी इसकी सहायक नदियाँ है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। लिख रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है इससे, और ये कौन सा सबसे बड़ा है? दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो पहला कौन सा भैया? दूसरा सबसे बड़ा जो झरना है शिव समुद्रम झरना है, यानी जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी बनाती है, ठीक है। इससे बिजली भी उत्पादन होता है, बेंगलोर वगैरह क्षेत्रों में बिजली भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो पहली नंबर जो है सबसे बड़ी अगर जलप्रपात कहा जाएगा तो वो हो जाएगा गरशुप्पा जलप्रपात, ठीक है। क्या आप जानते हैं धरती पर 71% क्या है? पानी से ढका हुआ, जिसमें 97% पानी जो है क्या है? लवणीय है, यानी नमक वाला है, ठीक है। और 3% पानी जो है वो भी अगर सही से देखा जाएगा तो है ना, 3% भी नहीं, 2.7% ही पानी जो है वो क्या भैया? प्रतिशत जल जो है वो पीने योग्य जल है। उसमें भी 1% से ज़्यादा जो है बर्फ़ के रूप में जमा हो, मात्र 1% जो पानी जो है वो पीने लायक मौजूद है। अब ये झील के बारे में देखेंगे लोग, झीलों को देखते हैं लोग, ठीक है। झील में देखेंगे लोग तो कश्मीर का एक झील है जिसका नाम है डल झील, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित झील है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जल जमा हो जाता है, इसे झील कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के कार्य की मान चले धरती होगी, धरती के यहाँ पर पानी जमा हो गया इस जगह पर, तो इसे क्या बोलेंगे भैया? झील कहेंगे। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन सागर, है ना। मतलब कि बहुत बड़े बड़े आकार का अगर झील होता है तो उसको समुद्र या सागर भी कह सकते हैं। कैस्पियन, मृत, अर्ल ये सब क्या है? झील है, लेकिन सागर ये समुद्र कहलाते हैं। कह रहा भारत में बहुत सी झीलें हैं, इसमें केवल वर्षा ऋतु में पाई जाती बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो एक दूसरे का आकार और उसकी डिजाइन वगैरह पर, लक्षण वगैरह पर सब एक दूसरे से भिन्न है। अधिकतर झीलें क्या होती है? अस्थायी होती है, तथा कुछ में केवल वर्षा जल में ही पानी होता है। अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों को द्रोणी वाले झीलें, है ना। तो अर्ध शुष्क द्रोणी वाली जो झीलें होती है, इसको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होती है। यानी वैसी झील जहाँ पर बारिश के समय ही पानी उसमें मौजूद होता है, यह पानी वहाँ पर लगता है, जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्र की द्रोणी वाली झीलें, ठीक है। तो अंतर्देशीय अपवाह वाले जो अर्ध शुष्क क्षेत्र की जो झीलें है ना, वो झीलें के निर्माण कैसे होता है? तो ये वर्षा पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्या कि इसका निर्माण हिमालय या बर्फ़ चादर की क्रियाओं के फलस्वरूप होता है, बर्फ़ चादर क्रियाओं के फलस्वरूप होता है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण नदियाँ एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है। अब ये विसर्प नदी एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है, जैसे कि ऊपर शुरू में ही फोटो में आपको दिखा होगा गोखुर झील। स्पीट तथा बार यानी रोधी का तटीय क्षेत्र में लैगून निर्माण करते हैं, जैसे कि चिल्का झील, पुल्लिकट झील, कोलेरू झील। अब आगे जी सांभर झील के बारे में दिया है, जो कि राजस्थान की सबसे है ना क्या है भैया? ये खारे पानी का झील है, यहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बुलर जो झील है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। और ये क्वेश्चन इस बार जो है एग्जाम में 100% आने वाला है, इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? बुलर झील है। या डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़वानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे झीलें भी है। गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना बनाया गया, तो क्वेश्चन पूछेगा गुरु गोविंद सागर किस बांध परियोजना पर बना हुआ है? तो वो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पर बना हुआ है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, तो देश की नदियों की साफ सफाई कार्यक्रम 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। यानी देश में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है और आने की संभावना बन रही है। नदियों को साफ करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। वो शुरू किया गया प्रोग्राम कब? 1985 में शुरू किया गया। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को भी जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदी क्षेत्र में जल का प्रमुख क्षेत्र
NRCP का उद्देश्य नदियों में जल को प्रदूषण को कम करने का तथा जल की गुणवत्ता को सुधार करना है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना ना देखे, यहाँ पर दे देंगे NRCP का कार्य क्या होता है। तो नदियों को स्वच्छ करना, नदियों में जो भी नदी के अंदर जो गंदगी मौजूद है उसको साफ सफाई करना, ठीक है, इसी का मतलब होता है। आगे चलिए नदी प्रदूषण देखेंगे लोग। नदी प्रदूषण सब सिंपली बात है, देखिए कोई भी चीज़ प्रदूषित तब होती है जब उसमें अवांछनीय पदार्थ मिल जाता। अवांछनीय मतलब क्या कि कुछ ऐसा कचरा डाल दिया जाएगा जो कि उसकी वजह से वो चीज़ गंदगी होने लगी, वो चीज़ खराब होने लगा, तो उसको कहा जाएगा कि प्रदूषित हो रहा है। नदी में भी फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े कचरे, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जितनी भी गंदगी है सीधे नदियों में बहवा दिया जाता है, जिससे नदी क्या होती है पूरी तरह से धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रही है। घरों से निकलने वाले से लेकर फैक्ट्रियों से निकलने वाले सारे कूड़े कचरे जो है, सारे मल मूत्र को नदियों में ही प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण नदियाँ जो है पूरी तरह से क्या होती जा रही है, प्रदूषित होते जा रही है। अब ये क्वेश्चन आंसर पर देखेंगे लोग। बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये तो जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ से है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जलवासी झील है। तो लवण वाला जो है वो तो सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। बुलर डल झील ये सब कहाँ था, ये तो जम्मू कश्मीर में था। और ये गोविंद सागर भी वहीं पर भाखड़ा नंगल जो बांध बना हुआ है उसी के द्वारा झील की निर्माण हुई, जिस झील का नाम है गोविंद सागर। 4 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, ठीक है। नर्मदा नदी तो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच में है। आगे जी 5 नंबर लिखा है निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से जो होकर बहती है वो थी नर्मदा और तापी नदी। तो इसमें नर्मदा नहीं है, तापी लेकिन है, तो तापी हो जाएगा सही। अब ये अपना क्वेश्चन आंसर को भी लगाकर देख लेते हैं कौन कौन सा, ये सब दीर्घतरीय है, ठीक है। अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं लो। पहला क्वेश्चन देखेंगे लो, तीसरा नंबर अध्याय का, क्योंकि 2 अध्याय ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लो। पहला क्वेश्चन है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है। लक्ष्मी सागर झील जो है ये तो दरभंगा में है, और दरभंगा कहाँ भैया, बिहार में है, तो बिहार हो जाएगा। लक्ष्मी सागर झील बिहार में। दूसरे नंबर क्वेश्चन आएंगे लो, निम्न में से कौन लवणीय झील है। कौन लवणीय झील है भैया, जिसमें नमक है। तो लवणीय झील अभी जस्ट हम लोग पढ़े लो, वो है सांभर झील। बुलर और डल झील तो ये मीठे पानी के झील है जो कि जम्मू कश्मीर में। गोविंद सागर तो बता ही दिया, भाखड़ा नंगल जो बांध परियोजना है उसी द्वारा ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। गंगा नदी पर गांधी सेतु जो है, मतलब गांधी सेतु एक क्या है, ये पुल है। सेतु मतलब पुल होता है, तो गांधी सेतु पुल जो है ना ये पटना में है, ठीक है, याद रखिए कहाँ भैया, पटना में है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। मतलब कि 2 पहाड़ों के बीच में से निकलने वाली नदी कौन सी थी, नर्मदा थी और तापी नदी थी। तो यहाँ पर तापी है, सेम टू सेम वही किताब वाला ही MCQ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी था ऑप्शन में, गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। नर्मदा 2 है, वो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है ना। उसके बाद महानदी तो ऊपर साइड में था, इधर साइड में मतलब कि ये पूरब की तरफ सब जाने वाली नदी है, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। सिंधु जल समझौता तो ये तो 1960 में हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि 80 और 20 का रेशियो बनाया गया था, मतलब 20% और 80% का। 80% पाकिस्तान, 20% भारत, 3 नदी का, और बाकी 3 नदी का 80% भारत, 20% पाकिस्तान। ये 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो जो सांगपो नदी जो है ना, सांगपो नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है भैया, उपनाम है। एक्चुअली में अभी जस्ट हम लोग आप लोगों को बताएं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है निकलती कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर जो झील है ये झील तिब्बत से होकर गुजरती हुई, मतलब इस झील से निकलती है नदी, और तिब्बत यानी कि जो कि वर्तमान में चाइना के कब्जे में है, इस तिब्बत में क्या होता है कि इस तिब्बत में इस नदी का नाम पड़ जाता है सांगपो, और ये यू आकार ऐसे करते हुए भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। असम में आती इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र नदी, और ये बांग्लादेश में गया तो इसका नाम पड़ गया जमुना नदी। देख रहे हैं नदी कितना नाम बदल रहा है, यहाँ पर सांगपो, यहाँ पर दिहांग, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और यहाँ पर जमुना, ठीक है। एक ही नदी का 4 नाम, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा जल
जल का जलप्रपात, गर्म जल का जलप्रपात है, सॉरी, इनमें से कौन सा गर्म जल है? तो गर्म जलप्रपात जो है ना ये है ब्रह्मकुंड। ये ब्रह्मकुंड जो है ये राजगीर में है। कहाँ भैया? राजगीर में। यहाँ पर अभ्रक, एक्चुअली में इस पहाड़ियों के अंदर में क्या पाया जाती है ना, अभ्रक पाया जाता है ना, जिसके कारण क्या होता है, गंधक पाया जाता है, सॉरी गंधक पाया जाता है। गंधक की वजह से क्या होता है ना, पानी गर्म हो जाता है। क्या पाया जाता है? गंधक। उसके कारण से क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है और पानी गर्म गर्म निकलता है, ठंडा का दिन में भी है, ठीक है। हम लोग वहाँ पर जाके खुद स्नान भी किए हुए लोग, मतलब ठंडा के दिन में आपको गर्म गर्म पानी की तरह मिलेगा। बहुत अच्छा खासा मंदिर बना हुआ है, झरना है, झील है, ठीक है। वहाँ पर जाइएगा तो ना खूबसूरत जगह है। राजगीर में कभी जो राजगीर को होंगे वो जानते होंगे, या राजगीर में आप नहीं गए होंगे तो कभी घूमिएगा जाके। राजगीर में क्या है भैया, गर्म कुंड है ना, गर्म कुंड, इसी को ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। ये काकोलत जो है ना, ये भी जल है, जलप्रपात है, सॉरी है ना, ये भी झरना है। ये काकोलत जलप्रपात जो है ना ये नवादा में है और ये ठंडा जलप्रपात है, यानी इसमें से ठंडा पानी निकलता है। शिव समुद्र में तो पता है आप लोग को, शिव समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। गरसोप्पा जो है ना ये पहला भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। लेकिन होता क्या है ना, एक्चुअली में एक कुजिकल करके आता है, एक और ही जलप्रपात जो है ना, एक और भारत का जलप्रपात है, उसका नाम है कुजिकल। कुजिकल कभी कभी देता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। एक्चुअली में कुजिकल भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और गरसोप्पा भी है। कैसे? ध्यान समझिए। होता क्या है ना कि जैसे मान के चलिए ये पहाड़ हो गया है ना, मान के चलिए ये हो गया, ये पहाड़, ठीक है, ये पहाड़ हो गया, ठीक है, ये पहाड़ हो गया। अब पहाड़ों से क्या होता है कि ऐसे जो क्या हो रहा है कि जो झरना गिर रही है, जो जल गिर रहा है, वो जो जल गिर रहा है वो क्या है, झरना की तरह गिर रहा है। मतलब ऊंचे स्थल से जब पानी नीचे गिरता है तो उसी को झरना कहा जाता है। होता क्या है ना कि नीचे आने के बाद मान के चलिए कि यहाँ भी एक पहाड़ है, ठीक है, उसके बाद और नीचे आइएगा तो मान के चलिए कि जैसे इसको और बनाते क्लियर रूप में, ये हो गया पहाड़, नीचे आने के बाद ये एक और पहाड़, नीचे आने के बाद एक और पहाड़, ये झरना यहाँ पर गिरा और यहाँ से यहाँ पर गिरा, यहाँ से यहाँ पर गिरा, है ना। इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये झरना जो है ना 3 भाग में बढ़ते हुए, 4 भाग में बढ़ते हुए झरना गिरते आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई देखेंगे तो हो सकता है कि अगर नापा जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस हिसाब से कुजिकल जो है ना भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहा जा सकता है, या सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जा सकता है। लेकिन ये भाग बाई भाग, पार्ट बाई पार्ट बट के आता है, ठीक है, पार्ट बाई पार्ट बढ़ के आता है। वही जो गरसोप्पा जो है ना, वो गरसोप्पा मान के चलिए ऐसे मान के चलिए पहाड़ हो गया, तो गरसोप्पा जो है ना सीधे यहाँ से गिरता है और सीधे यहाँ पर गिरता है, ये सीधे झरना की तरह गिरता है, यानी बीच में ये बटा हुआ नहीं है। उस हिसाब से गरसोप्पा सबसे 1 नंबर पे है, सबसे ऊंची जलप्रपात में। हालांकि कुचिकल तो 450 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वही जो है, और ये गरसोप्पा जो है 300 कुछ है, फिर भी ये ऊंचा माना जाता है इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट है और वो इनडायरेक्ट है, यानी बीच में बटा हुआ है। अब ये चीज़ गरसोप्पा ये कर्नाटक में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, सॉरी आपका जो ये कुजिकल जो था वो कर्नाटक में था। आगे चलते हैं लो, तो गरसोप्पा जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। इसका नाम बदल करके क्या कर रख दिया गया, महात्मा गांधी जलप्रपात भी रख दिया गया है, ठीक है। आगे आते लो, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो गोसाईथाम से कोसी नदी जो निकलता है। गोसाईथाम जो है ना ये और भी कहा जाए तो ये सप्तकोशी की जो जगह है नेपाल में है, वहाँ से निकलता है कोसी नदी। बिहार में ये प्रवेश करता है, जगह है सुपौल से प्रवेश करता है बिहार में, और कुरुसेला से गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस नदी का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो धरातल की रचना कैसी है, भूमि का ढलान कैसा है, जल की प्राप्ति कैसी, इन सभी पर निर्भर करता है कि उसका अपवाह तंत्र जो है कैसा होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं का समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो ये वृक्ष की तरह डिजाइन का मतलब जो नदी जो है ना पूरी वृक्ष डिजाइन का बन जाता है, वो उसको कहा जाएगा ध्रुमाकृतिक कहा जाएगा, ठीक है। और जाली नुमा रहता तो जाली नुमा कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्रुमाकृतिक कहा जाएगा, यानी कि वो वृक्ष की डिजाइन की तरह पूरी नदी का जो है तंत्र बन जाएगा, अपवाह स्वरूप, ठीक है। अगला जी, झील भारत में किस राज्य में स्थित है, कौन सा झील देवे नहीं किया है, ठीक है। तो ये
ऑप्शन आंसर दिया है इसमें बी नंबर महाराष्ट्र का, तो इसमें होना चाहिए लोनार झील। ठीक है, क्या होना चाहिए? लोनार झील, क्योंकि लोनार झील काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र का। तो लिखिएगा इसको, लोनार झील जो है कहाँ है भैया? ये महाराष्ट्र में स्थित है, लोनार झील होना चाहिए। ठीक है, बुलर झील है ये तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो अभी जस्ट पढ़े लो कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? ये तो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन जो है बीपीएससी का, कोसी नदी बिहार का शोक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जस्ट अभी आप लोग पढ़ लो कि जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पड़ जाता है दिहांग। असम में आने के बाद ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जाने के बाद जमुना, और उससे पहले तिब्बत में था तो सांगपो। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है? यमुना नदी का स्रोत जो है, मतलब कह रहे हैं कि यमुनोत्री कहाँ है? तो यमुनोत्री जो है ना, ये महान हिमालय में है। हिमालय 3 भागों में बटा हुआ, पढ़ चुके आप लोग। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो महान हिमालय का हिस्सा है यमुनोत्री, वहाँ से यमुना नदी निकलता है। दक्षिण की गंगा किस नदी कहा जाता है? तो ये तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? तो पहली बात कि तिलैया बांध जो है ये कहाँ है? झारखंड में, ये समझ आ गया। दूसरा कह रहे हैं कि ये बांध जो है किस प्रकार की झील है। ठीक है, तो यहाँ पर झील जो है वो कौन सी झील है? तो एक झील जो बनी है वो झील है फसान घाटी का झील। मतलब कि उससे जो तिलैया बांध बना हुआ है, उस बांध की वजह से वहाँ पर जल जो है ना फंसी हुई है, रुक गई है, मतलब वहाँ पर घिरा गया पानी। उस तरह के झील को फसान झील कहा जाए। गोखुर झील तो मालूम है, क्रेटर जो है ज्वालामुखी से बनता है। अवरोधक मतलब होता है कि रुकावट से, है ना, रुकावट। जैसे कि ये नदी आ रही थी, बीच में कुछ रुकावट पड़ गई, नदी ऐसे बढ़ के चली गई, है ना, और यह हो सकता है इधर बढ़ के चली गई, फिर बाद में ये नदी जो है इधर आने लगी, यहाँ जो झील बन गए तो ये कहलाएगा अवरोधक झील, अवरोधक की वजह से। ठीक है, और क्रेटर झील जो है ये ज्वालामुखी से बनता है। झारखंड की तिलैया बांध जो है ये किस प्रकार की झील है? तो याद रखिएगा फसान घाटी का झील है। कांवर पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये है बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में कांवर पक्षी जो है क्या है भैया स्थित है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि ये यहाँ पर बेतिया में क्या है, तो बेतिया में याद रखिएगा सरैया मन है। ठीक है, बिहार शरीफ ये नवादा में हो जाएगा काकोला जलप्रपात। बाढ़ जो है, बाढ़ में जो है ना, आपको लग रहा होगा बाढ़ मतलब बाढ़ होता है, फ्लड मतलब पानी। बाढ़ एक जगह भी है पटना में, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1985 में, जस्ट आप लोग पढ़े लो, 1985 में शुरू किया गया था। टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ है? टिहरी जो है ना, ये भागीरथी नदी जो है ना, वहाँ पर इसके टिहरी बांध परियोजना चलाया गया है। आगे जी, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में जो नहीं गिरती है वो हो जाएगी कौन सी नदी? नर्मदा तो अरब सागर में जाती है, उसके बाद से मांडवी, जुआरी, ये सब अरब सागर में जाती है। तुंगभद्रा जो है ये अरब सागर में नहीं जाती है। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो है सोन नदी है, जो कि जो नीचे से आती है। एक्चुअली में बिहार अगर देखा जाएगा तो ये अपना बिहार है प्यारा सा, ठीक है ना। बिहार के बीच बीच में गंगा नदी, नीचे से एक नदी आती है क्रमनासा, और एक सोन नदी आती है जो कि अमरकंटक से ये भी निकलती है और ऐसे बिहार में आके नीचे से आके मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है? तो मीठे पानी वाली झील देखा जाएगा तो बुलर झील जो कि कश्मीर की झील है, सांबर झील, डिडवाना झील, ये सब क्या है? खारे पानी का झील है राजस्थान का। सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1960 में हुआ सिंधु नदी जल समझौता। इनमें से कौन जल विभाजक नहीं है? जल विभाजक नहीं है मतलब क्या? अरावली जल विभाजक है, पश्चिमी घाट भी जल विभाजक है, पूर्वी घाट जल विभाजक नहीं है, ठीक है। हिमालय भी जल विभाजक की तरह कार्य करते एक तरह से, ठीक है ना। तो जो पूर्वी घाट है ये जल विभाजक नहीं है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गंगा नदी जो है ना गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? इसके संगम को मेघना कहा जाता है, याद रखिएगा। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? तो पटना जो है ना गंगा नदी किनारे जो बसा हुआ है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी जब देवप्रयाग में जाता है तब इसे अलकनंदा नदी से मिलावट होती है और मिलने के बाद गंगा नदी कहलाता है। गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से ये उतर कर कहाँ जाता है भैया? मैदानी भाग में प्रवेश करता है। कहाँ पे भैया? तो हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में जस्ट हम लोग पिछले अभी जस्ट पढ़े लो
इलाहाबाद यानी कि प्रयाग जो है, अभी प्रयागराज जो है वर्तमान में, गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? यानी प्रयागराज में कौन कौन नदियाँ मिलती है गंगा नदी से? तो वहाँ मिलती है यमुना नदी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है गोसाई थान में से कौन सी नदी निकलती है? तो गोसाई थान से कौन सी नदी निकलती है? तो गोसाई थान से निकलने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी हो जाएगी? ठीक है, तो गोसाई थान से अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं लोग, वो नदी निकल रही थी गोसाई थान से, कोसी नदी निकल रही थी। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ कोसी नदी, यहाँ होना चाहिए गोसाई थान से कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी निकलती है। ठीक है, जस्ट ऊपर ही अब हम लोग देखे लो। ठीक है, आगे चलते हैं लोग, अगला देखते हैं लोग, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है गंगोत्री से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति गंगोत्री से नहीं होगा भाई, ये ऑप्शन गलत दिया है, इसको कट दिएगा। गोमुख या गंगोत्री से तो गंगा नदी निकलता है, मानसरोवर झील से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, गोसाई थान से तो कोसी बता दिया, और यहाँ से जो निकलता है ये गंगा नदी निकलता है। ठीक है, ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसको सी कीजिएगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा लोग। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से है? तो सुंदरबन डेल्टा है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा इनमें से कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा डेल्टा भी कहा जाता है उसको, ये सब नहीं होगा, गंगा डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर गुजरती है? तो धसान घाटी से जो गुजरती है वो है नर्मदा नदी, नर्मदा और तापी नदी। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा जो है ना वो है, तुंगभद्रा नदी जो है ना वो कृष्णा की सहायक नदी है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है, जो कि मैंने बताया कि वहाँ पर गांधी जी का आश्रम था। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? देखिए, जो नदी पहाड़ों से गुजरती है ना वो एस्चुरी का निर्माण करती है, जैसे कि नर्मदा नदी, तापी नदी, ये सब कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। ठीक है, अगला देखेंगे लोग, 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इनमें से कौन सा झील कश्मीर में है? तो वो कश्मीर जो झील है वो हो जाएगा डल झील। ठीक है, चिल्का झील तो ये तो आपका आ जाएगा कहाँ पे? ये उड़ीसा में आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन इसके पिछले बार पूछा हुआ भी था कि सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है ये चिल्का झील है। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, आगे जी, कोलेरू पुली कटती है तो साउथ का झील है, नीचे है जी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है नर्मदा नदी, अभी जस्ट हम लोग देखे लो। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब इस साइड में जाती है, बंगाल की खाड़ी में। लूनी नदी किस राज्य में है? तो लूनी नदी जो है आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया था, राजस्थान में लूनी नदी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस झील का जल खारा नहीं है, मतलब कि मीठा पानी का झील है? तो चिल्का तो खारा है, ये पुलिकट भी, ये सब खारा है। इसमें जो आ जाएगा कोलेरू जो आएगा ना ये मीठे पानी का, बाकी बेम्बनाड ये सब खारे पानी का झील हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु सेतु पटना का किस शहर को जोड़ता है? महात्मा गांधी सेतु जो है पटना को, मतलब पटना से किसको जोड़ता था? पटना टू हाजीपुर जोड़ता है, क्योंकि ये गंगा नदी इस पर हाजीपुर, इस पर पटना, बीच में जो पुल बना वो उसको गांधी सेतु पुल कहा जाता है ना। 2 क्वेश्चन और बच गए, इसको देख लेते हैं लोग। कौन सी झील हिमालय से संबंधित नहीं है? हिमालय से संबंधित मतलब कि वैसी झील जो हिमालय से नहीं निकलती है। तो इसमें हो जाएगा पुलिकट, जो अभी बोला आप लोग को साउथ में है। तो साउथ में हिमालय नदी, हिमालयन पहाड़ ना है, ना हिमालयन नदियाँ मिलेंगी, नहीं वहाँ झील मिल सकता है। बाकी सारे झील जो है ये हिमालय नदी से निकलता है। अगला है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ध्यान से दीजिएगा, तो ये सहायक नदी है। तो बेतवा, सोन, बेगई ये सब क्या है भैया, है ना, ये बेगई नहीं, चंबल, ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदी है। जबकि बेगई नदी जो है ना गंगा की सहायक नदी है ना। गंगा, ये चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी ये सब नीचे से आता है, नीचे से आके कहाँ से मिलता है? ये गंगा नदी में आके मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हम लोग का MCQ। अब ये चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर का जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो चौथे चैप्टर का भी MCQ साथ में करा दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा, और इसी तरह हम लोग प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे लोग और लास्ट में MCQ लगाते रहेंगे लोग, ताकि चैप्टर के साथ साथ हमें MCQ का भी नॉलेज होते रहे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अपने हिसाब से BPSC अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में इसको बनाएगा, तो कम से कम क्वेश्चन के आंसर पता रहेगा, चाहे भाषा कितनों बदले, पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। और अभी 1-2 दिन, मतलब आज और कल हो सकता है कि वीडियो, है ना, मतलब कि 1 या 2 आए, है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो पर्व चल रहा है तो इसी वजह से, क्योंकि आज तो समय निकाल कर मैं किसी तरह सोचा हूँ कि वीडियो डाल दूँ, ताकि फिर 2-3 दिन छूटेगा, गैप ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को भी परेशानी होगी, है ना, हमें भी लंबा गैप हो जाएगा। ठीक है, तो है ना, आज एक वीडियो ये अभी मॉर्निंग में आप लोग अपलोड कर दे रहा हूँ।
हो सकता है कि इवनिंग में समय मिल जाएगा तो इवनिंग तक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा 7-8 बजे तक। नहीं भी हो पाएगा तो कल एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है, कल भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। परसों से यानी कि आज कल है ना, आज कितनी तारीख हो गया है ना, आज और कल 2 दिन छोड़ दीजिएगा। परसों से मैं साइंस और मैथ कंटिन्यू आएगा, साइंस मैथ करंट अफेयर सारी चीज़ों को मैं कंटिन्यू कर दूंगा। मतलब GS 40 पर पूरी फोकस किया जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।